ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का बहुत बोल्ड डिसीजन है। ये बोल्ड डिसीजन नहीं है, ये बिल्कुल बेकार डिसीजन है। बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने ये काम किया है और इससे पूरे देश को जबरदस्त नुकसान हुआ है। You are so wise not to take action against them in the last 50 years of your rule, and particularly the last 10 years where these schemes and scandals have taken place, 2G, 3G, PWG. ये पूरी स्कीम फेल थी और इस स्कीम ने तबाही और बर्बादी के बगैर और कुछ नहीं किया। दिस स्कीम वाज टोटली डिजास्टर। याद रहे कि जब 2 और 2.5 वर्ष पहले ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी तो पूरे विश्व में माना जाता था कि भारत दुनिया की उन 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में है जो कभी भी लुढ़क सकती है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 8 नवंबर के बाद 8 दिसंबर आ ही गया। बीते 1 महीने में सरकार मजबूती से अपने जवाब पर कायम है कि यह फैसला 70 साल से जो चला आ रहा था उसे मिटाकर नए तरीके से चलने की बुनियाद रखने वाला है। नॉर्मल के बाद न्यू नॉर्मल आ गया है। 20 दिन बाद इस न्यू नॉर्मल का आगाज होने वाला है। फिलहाल जो चल रहा है क्या वो भी न्यू नॉर्मल है? उद्योग जगत उत्पादन और मांग में गिरावट की शिकायत कर रहा है। नौकरियों पर संकट है, क्या ये भी न्यू नॉर्मल है? ये संकट कब न्यू नॉर्मल होगा? बैंकों के आगे खड़ी लाइनों और पीड़ा को दिखाने को लेकर ऐतराज को छोड़ दिया जाए तो तरक्की की खबरें 1 महीने में मोबाइल वॉलेट कंपनियों के ग्रोथ की ही रही। वित्त मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह आसान रास्ता चुन सकते थे, मगर उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। इस संक्रमण काल में ट्रांजिशन पीरियड में जो पीड़ा हुई उसे लेकर अफसोस है, लेकिन यह कदम साफ सुथरी अर्थव्यवस्था और बेहतर जीडीपी की तरफ ले जाएगा। इससे बैंकों को कर्ज देने के लिए उनके पास अधिक फंड होंगे। आतंकवाद से लड़ने की बात की जगह अब कैशलेस, लेस कैश और बैंकों के पास अधिक फंड की बातों ने ले ली है। मगर बैंकों के पास फंड तो होंगे या हैं, लेकिन 1 महीने के बाद भी बैंकों के आगे कतारों में खड़े लोग पूछ रहे हैं उनका अपना वाला फंड कहां है। कतारों की ये तस्वीरें नोटबंदी की प्रतीक तस्वीरें बन गई हैं। नोटों की सप्लाई का दावा है, लेकिन जगह जगह एटीएम बंद पड़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 10 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच अभी तक 3,81,000 करोड़ मूल्य के नए नोटों की सप्लाई की जा चुकी है। आरबीआई का कहना है 8 नवंबर की नोटबंदी के रोज 15.5 लाख करोड़ मूल्य की करेंसी चलन में थी। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि पिछले 3 साल में जितने नोटों की सप्लाई हुई है उससे ज्यादा 30 दिन से कम समय में कर दी गई है। इस रफ्तार से भी औसत निकालिए तो सरकार को पुरानी नोटों के बदले नए नोट उतारने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में एटीएम मशीन से संबंधित एक कंपनी ने दावा किया है कि 95% एटीएम मशीन को 500 और 2,000 रुपए के नए नोटों के अनुकूल बना दिया गया है। फिर भी 35% एटीएम ही कैश दे रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर बैंकों ने स्थानीय पुलिस की मदद से व्यवस्था बनाए रखी। फिर भी लाइन में लगने से स्वास्थ्य समस्याओं के उभर आने से मरने वालों की खबरें भी आती रही हैं। लाइन में बच्चे भी पैदा हुए। इन्हीं तस्वीरों को लेकर एक पक्ष कह रहा है कि सब फैसले के समर्थन में है, तो दूसरा विपक्ष कह रहा है कि लोग काफी परेशान हैं, उनका पैसा उन्हीं को नहीं मिल रहा है। लुधियाना में बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकलवाने गई महिला का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिंगार सिनेमा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की चंडीगढ़ शाखा के बाहर सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए थे। 48 साल की आशा रानी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा निकालना चाहती थी। मृतक महिला के परिजनों ने सुरक्षा गार्ड पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने बैंक के बाहर शव रखकर प्रदर्शन भी किया। लोगों ने सरकार से मुआवजे और इंसाफ की मांग की। अब जो दूसरा वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो कर्नाटक के बागलकोट का है कि जिले के एक बैंक के बाहर एटीएम का है। ये जो सिपाही हैं एक पूर्व सैनिक को मारे जा रहे हैं। रिटायर्ड फौजी 55 साल के नंदप्पा को धक्का दिया और मारपीट की। लाइन में धक्का मुक्की से नंदप्पा निकल गए थे, लेकिन बाद में अपनी जगह पर आने की कोशिश की तो सिपाही ने उन्हें काफी मारा है, लेकिन सिपाही को अब सस्पेंड कर दिया गया है। बैंकों से वैसे आमतौर पर बैंकों के आगे लोगों ने अपनी तरफ से भी व्यवस्था बनाए रखी, वो भी बधाई के लायक हैं। पुलिस ने भी काफी मुश्किलों का सामना किया होगा। नोटबंदी को लेकर यह आरोप लग रहा था कि सरकार ने बिना तैयारी किए फैसला ले लिया। लाइनों में खड़े लोग भी कह रहे थे कि फैसला तो ठीक है मगर लागू करने की तैयारी नहीं थी। लेकिन बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने इन आरोपों का एक मुकम्मल जवाब दिया है। आरबीआई ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला जल्दीबाजी में नहीं लिया गया।
बल्कि विस्तार से हर पहलू पर सोच समझ के लिया गया है। इस बीच सरकार कैशलेस सिस्टम को लेकर काफी सक्रिय हो गई है, लोग भी अपनी तरफ से सक्रिय हो गए हैं। तभी महानगरों से लेकर कस्बों तक में लोगों ने मोबाइल वॉलेट डाउनलोड किया है। इनकी मांग में काफी तेजी आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही हर दिन 50,000 स्वाइप मशीन का ऑर्डर आ रहा है। मांग अधिक है, लेकिन अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि मशीन मिल ही नहीं रही है। बुधवार के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी थी कि 8 नवंबर के पहले स्वाइप मशीन से हर दिन 3 लाख ट्रांजैक्शन होता था, लेन देन। अब यह बढ़कर 15 लाख हो गया है। लेकिन स्वाइप की संख्या तो बढ़ गई, मगर प्रति स्वाइप लेन देन का औसत मूल्य गिर गया है। पहले जब कम लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे 8 नवंबर से पहले, तो प्रति लेन देन 2700 रुपए औसत खर्च करते थे। अब लोग प्रति स्वाइप 2000 रुपए की खरीदारी ही कर रहे हैं। ये सब बिजनेस अखबारों में छप रहा है, हम लोग कम जानते हैं इसलिए उनकी मदद ले रहे हैं। अगर ये आंकड़ा सही है तो लोग कार्ड का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खर्च की भी एक सीमा होती है। उपभोक्ता की आर्थिक हैसियत से वो सीमा तय होती है। अगर मैं ज्यादा कर सकता हूं तो कम कमाने वाला कम करेगा। वित्त मंत्री के ही शब्द हैं कि कैश के साथ डील करना इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। इसलिए सरकार और बैंक प्रयास करते हैं कि डिजिटल करेंसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अब सरकार की तमाम भाषाओं में, शब्दों में इस बात को कम जगह मिल रही है कि हम उतने ही नोट छापने वाले हैं या नोट छाप के इसकी पूर्ति करेंगे। डिजिटल करेंसी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समझिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि कार्ड, ई वॉलेट से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। यह कितना भारी डिस्काउंट है आप जोड़ें, मेरी गणित में कमजोर हूं। सरकार 10,000 की आबादी वाले हर गांव को 2 पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी स्वाइप मशीन मुफ्त देगी। ये कहां लगेगा मशीन, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इससे 75 करोड़ लोग, सरकार का मानना है कि स्वाइप मशीनों के दायरे में आ जाएंगे। 1 जनवरी से उपनगरों, सबअर्बन के रेल यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट खरीदने पर 0.5% की छूट मिलेगी। ये कितना पैसा हुआ ये आप जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले रेल यात्रियों को 10 लाख का मुफ्त बीमा मिलेगा। ये बड़ा प्रोत्साहन है एक तरह से। ऑनलाइन रेल टिकट खरीदने पर आपको केटरिंग, रेलवे विश्राम गृह और रेलवे रिटायरिंग रूम के किराए में 5% तक की छूट मिलेगी। अगर अब ये मालूम नहीं कि रेलवे के भीतर खाने में 5% की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वहां केटरिंग शब्द का इस्तेमाल है, पेंट्री कार का इस्तेमाल नहीं है। तो आप समझ लें, अगर कार्ड से 2000 की खरीदारी करेंगे तो कोई सेवा शुल्क नहीं लगेगा। अब ऑनलाइन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, सरकारी बीमा कंपनियों का प्रीमियम देंगे, अगर आप देंगे तो 8 से 10% की छूट आपको मिलेगी। टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट करने वालों को 10% की छूट मिल सकती है। इन रियायतों के बगैर ही डिजिटल भुगतान के माध्यमों में उछाल की खबरें आ ही रही थी और सरकार भी कह रही है। फिर सरकार ने कहीं मामूली तो कहीं 10% तक की छूट क्यों दी है? क्या यह पर्याप्त है? तमाम तरह के सेक्टर में, होटल सेक्टर के भी लोग स्वाइप मशीन को लेकर चिंतित हैं कि अपनी कमाई से 2% वो क्यों किसी कंपनी को दें। क्या सरकार उन्हें भी छूट देगी? यह साफ नहीं है कि यह छूट कब तक के लिए है, जो सरकार ने ऐलान किया है, मगर है कुछ दिनों के लिए है या स्थायी रूप से आने वाले समय में पता चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि आप रोज, वित्त मंत्री जी की पहली बात सुन लेते हैं। हर निर्णय कब से लागू होगा, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उसकी डेट्स नोटिफाई करेंगे और वो डेट्स तुरंत होंगी। ये इसकी बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कोई घंटों में, 1-2 दिन में लागू हो जाएगी, कुछ 2-4 दिन में लागू होंगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 4.5 करोड़ कंज्यूमर्स रोज पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं पेट्रोल पंप से, और इसकी जो डेली सेल है लगभग 1800 करोड़ रुपए के करीब है। एक महीने में जो ये सेल है, ये 20% डिजिटल पेमेंट से बढ़कर 40% डिजिटल पेमेंट हो गई है। ये लगभग नेशनल एवरेज है। हम लोग चाहते हैं कि ये और बढ़े, और केवल जो 1 महीने में बढ़ी है, इससे कैश रिक्वायरमेंट पर डे की 360 करोड़ रुपए की कम हुई है। और अगर ये मौजूदा लिमिट से 30% और बढ़ती है तो लगभग सालाना रिक्वायरमेंट कैश की 2 लाख करोड़ रुपए कम होती है।
अगर सारे सेक्टरों को, एक सेक्टर का उन्होंने बताया, उनके पास और भी सेक्टरों की जानकारी हो सकती थी, पर फिर भी अगर आप रोज 1800 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो नोटबंदी के बाद ये रोज की खरीदारी 300 करोड़ की हो गई है डिजिटल माध्यम से, यानी क्रेडिट कार्ड से, पेट्रो कार्ड से वगैरह वगैरह। और जब 540 करोड़ रोज होने लगे तो एक साल में पेट्रोल डीजल की खरीदारी में 2 लाख करोड़ कैश की मांग घट जाएगी। हम नहीं जानते कि बाकी सेक्टरों में कितने 100 करोड़ का लेन देन डिजिटल हुआ है इस दौरान, और उसके आधार पर साल में कितने लाख करोड़ कैश की कमी आ जाएगी। हमें देखना होगा कि डिजिटल पेमेंट में जो वृद्धि हुई है वो किस सेक्टर में हुई है, किस किस सेक्टर में हुई है। मतलब अगर 100 नए लोगों ने कार्ड का इस्तेमाल किया है तो इनमें से ज्यादातर पेट्रोल ही भरा रहे थे या और भी चीजें खरीद रहे थे। लघु से लेकर मध्यम और बड़े उद्योगों का जो इस दौरान घाटा हुआ है वो किस खाते में, उसका हिसाब दिखाया जाएगा। उसकी भरपाई ये तमाम सेक्टर कैसे करेंगे। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि नोटबंदी के रोज अगर 15.5 लाख के आसपास की करेंसी चलन में थी, अगर इनमें से अब तक 11.5 लाख करोड़ मूल्य की करेंसी बैंकों में आ गई है तो इसके क्या मायने हैं। अगर सारा पैसा बैंकों में आ गया तो क्यों कहा जा रहा है कि सरकार का अभियान सफल नहीं होगा। क्या हमें यह भी मानना होगा कि बैंकों में जो पैसा आया वो सफेद ही है। सरकार कहती है कि खातों की सख्ती से जांच होगी, कुछ खातों की तो हो रही है, लेकिन क्या आयकर विभाग के पास इतने कर्मचारी हैं, इतनी शाखाएं हैं जो इन करोड़ों खातों की जांच कर सकती हैं। कितने दिनों में कर लेंगी ये जांच का काम पूरा हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि वित्त मंत्री 2 लाख करोड़ कैश के चलन को कम करके जो उदाहरण दे रहे हैं उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। 15.5 लाख करोड़ की करेंसी में से अगर 2 लाख करोड़ की करेंसी डिजिटल हो जाए तो सरकार का कौन सा मकसद पूरा होने वाला है। मीडिया कैशलेस लिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सरकार लेस कैश की बात कर रही है। बाद में मत कहिएगा कि सरकार ने कैशलेस कहा, तो वो विज्ञापन में कैशलेस कह रही है लेकिन अपनी बातों में लेस कैश कह रही है। हम यहां एक आंकड़ा और देख सकते हैं कि पिछले 8 नवंबर से पहले जो डिजिटल भुगतान हो रहा था वो कितने लाख करोड़ का था। जैसे पेट्रोल का उन्होंने हिसाब दिया कि 2 लाख करोड़ कैश की कमी हो गई है, तो इससे पहले जो हो रहा था वो कितने लाख करोड़ का था, वो कितना कैश बचा रहा था। ये सब सवाल हैं, हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ महेश गुप्ता जी हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के, और मुंबई से परंजय गुहा ठाकुरता साहब हैं, ईपीडब्ल्यू के एडिटर हैं। परंजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसमें 2 अच्छी बातें हो रही हैं कि बैंकों के पास बहुत पैसा आ जाएगा, और एक इरादा सरकार का बड़ा साफ दिख रहा है, चाहे जितनी आलोचना हो कि वो अब कैशलेस या लेस कैश की तरफ बढ़ रही है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के स्कीम का भी ऐलान कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो 2 लाख करोड़ का पेट्रोल में ही इन्होंने उदाहरण दिया है, इससे इस वक्त और भी सेक्टर में कैशलेस, लेस कैश, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, तो उसमें कैश की कितनी जरूरत कम हो गई, या क्या अर्थव्यवस्था को इससे मिलने वाला है नया। रवीश, ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं 2 कदम पीछे हटके 2-4 चीज बताना चाहता हूं। 1 महीना पहले मोदी जी कहा कि जाली नोट जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं ये रोकना बहुत जरूरी है, साथ साथ काला धन ये भी कम करना बहुत जरूरी है। आज मोदी जी और सरकार के बड़े बड़े प्रवक्ता अरुण जेटली जी सब लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे, बिना कैश की समाज चाहिए, डिजिटल इंडिया चाहिए, कैशलेस सोसाइटी चाहिए। तो आप देख रहे कि जाली नोट, आतंकवाद, वहां से काला धन, वहां से कैशलेस सोसाइटी क्या है। वास्तव क्या है, जितने काले धन है हमारे देश में, इसके एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा काले कैश में लोग रखते हैं, और ये जाली नोट है। कोई कहेंगे 6%, कोई कहेंगे 10%। तो इसको रोकने के लिए आप पूरा भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था में जो 85% कैश है, इसको आप गैर कानूनी कर दिया रातारात। 1 महीना के बाद भी आप किसी बैंक में चले जाइए, लंबे लाइनें हैं। ठीक है, हाँ। लोग अपने पैसा बाहर निकालने के लिए घंटों बिताना पड़ रहे हैं, हाँ। अपने पैसे खरीदने, और किसी वो भीख नहीं, अपना पैसा। हाँ, मगर वो फैसले के साथ भी तो है ना। हाँ। एक चीज और आप सुन लीजिए, आज भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया कि जितना पैसा
लोग वापस देंगे 30 दिसंबर तक 14.5 लाख के आसपास, 14.5 लाख करोड़ के आसपास जो कैश वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब पूरा बैंक में वापस चलाएगा। तो अब सवाल उठेगा कि इसमें कितना काला धन है, इसमें कितना जाली नोट है, और फिर आयकर विभाग कितने लोगों के ऊपर छापा लगाएंगे, कितने सर्च एंड सीजर रेज करेंगे, और कितना काला धन होगा, और इसमें कितने पैसा, कितना बड़ा हिस्सा लोग अभी जो नया, ठीक है, जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है, ठीक है हम कह रहे हैं ये काला धन है, हम ये इसके इनमें ऊपर से बहुत बातें हुई हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जो कह रहे हैं कि बैंकों के पास लोन देने के लिए फंड आएगा, ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि बैंकों में पैसा आएगा तो सरकार के पास टैक्स आएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि बैंक में अगर लोगों ने जाकर पैसा जमा किया तो वो टैक्स में कैसे बदलता है, किस तरह से बदल सकता है, पहला, और बैंकों के पास कैसे ज्यादा पैसा आएगा, ये पैसा बैंक लेकर, क्योंकि जो जमा कर रहे हैं वो निकालेंगे भी, तो इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं महेश जी से बात करूंगा। हाँ, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक सबको आश्चर्य कर दिया जब वो जो ब्याज दर, वो जो सिग्नल करते हैं रिपो रेट से, वो कम नहीं किया। मेरा सवाल और कुछ है, अगर लोग अपने जो पैसा जमा हुआ है उसको निकलने में मुश्किल हो रहे, आप बैंक में राशन हो रहे, आप कह रहे कि आप 24,000 तक आप वापस ले सकते हैं, मगर सचमुच आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा नहीं है, तो आपके सामने और क्या रास्ता है? आप क्या ऋण लेंगे? आप लोगों से उधार लेंगे? आज का यही हालत हो गया कि अपना जो पैसा है वो हम निकलने नहीं पा रहे, इसीलिए हमको उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ब्याज दर कम कर दीजिए। मैं ये पूरा युक्ति बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ये युक्ति कैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो किसान है, ये कैशलेस सोसाइटी आज उनको फायदा होगा, मगर इन लोग आज सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक है, आज की आप बात है कह रहे हैं किसी ने ये भी इंतजार कर रहे हैं कि 20 दिन के बाद चीजें ठीक हो सकती, तो मुझे ये बताइए कि एक महीना हो गया, रवि, एक महीना हो गया, और कितना पैसा? ठीक है, आपने भारतीय रिजर्व बैंक ने कह रहा है कि 14.5 लाख करोड़ से हमने इतना दिया। परंजय, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि अभी बैंकों के बाद 6 महीने के बाद। परंजय, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर महेश जी से जवाब चाहूंगा कि बैंकों के पास लोन देने की क्या रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो ज्यादा फंड वो मांग रहे हैं, या इससे वो फंड आएगा तो ज्यादा लोन दे सकते हैं? किसको लोन दे सकते हैं? कौन मांगने के लिए बैंकों के दरवाजे पर खड़ा है इस वक्त लोन लेने के लिए? मुझे इसका जवाब यही सवाल पूछिए ना, यही सवाल पूछिए। ये सवाल का जवाब हमारे पास है नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, वो जो आप गरीब के घर में लाइन लगा के, कतार लगा के, क्योंकि वो आपका काला धन उनका जनधन अकाउंट में देने चाह रहे हैं, और फिर मोदी जी कहा कि आप पैसा वापस नहीं दिए। ठीक है जी, तो कौन अभी ऋण लेने के लिए तैयार है? महेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो इंडस्ट्री संस्था से जुड़े रहे हैं, अभी सदस्य हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि बैंकों के पास फंड आ गया, मान लीजिए आ गया, तो अब क्या आपके पास कोई जानकारी है कि इंडस्ट्री तैयार है ये लोन लेने के लिए? क्योंकि लोन लेने में हम लोग भी जो होम लोन लेते हैं उसमें 15 से 20 दिन एक आदमी का तो लग जाता है, तो क्या 15,000 20,000 करोड़ लोन किसको दिया जाएगा, कौन प्रपोजल लेके तैयार है? तो ये सब जो बातें कही जा रही हैं, तो बैंकों के पास उनके अधिकार में कितना पैसा रहेगा कि आपको वो लोन बांट सकते हैं? देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि बैंक लोन कब देगा। हाँ, बैंक के पास जो पैसा आया है वो टेम्परेरी पैसा है, वो टेम्परेरी पैसा, वो बैंक का पैसा नहीं है। बैंक का पैसा नहीं है, वो तो कस्टमर कभी भी उसको निकालेगा। अगर वो चेक से निकाल सकता है चाहे तो, कोई बैंक नहीं रोकेगा उसको। सिर्फ कैश सरकार नहीं दे पा रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि पैसे की किल्लत है उनके पास में, पूरा पैसा हो रहा है एक तरह से। हाँ, तो लेकिन अगर मेरा पैसा मैंने बैंक में जमा किया है, उसको मैं चेक से निकालूं, आरटीजीएस करूं किसी के पास, तो बैंक नहीं रोक सकता उसको, और ना रुक रहा है वो पैसा। तो बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट हुआ वो उसके ऊपर लोन नहीं दे सकता। बैंक कब लोन देगा? जब उसके पास एनफ कैपिटल होगी, एक, या जो पैसा हमने जमा किया उस पैसे के हम फिक्स डिपॉजिट कर दें। अगर वो फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो बैंक को पता है ये 1 साल के लिए 2 साल के लिए पैसा मेरे पास आ गया, देगी, तो कैपिटल दे सके। अभी जब आपकी इंडस्ट्री बॉडी बैंक के पास लोन मांगने जा रही थी तो क्या ये जवाब मिल रहा था कि लोन देने के लिए पैसे नहीं है? नहीं, बैंक के पास तो बोलती है एनपीए है, हमारे पास एनपीए इतने ज्यादा 1,22 करोड़ के एनपीए है, हमारे पास लोन देने के लिए एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, तो लोन दे कहां रही है? मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इससे आपको फायदा होगा? इंटरेस्ट अभी तो नहीं हुआ, जैसे परंजन ने बताया। देखिए, इंटरेस्ट रेट नहीं कम हुआ, एक बात। दूसरा, बैंक लोन दे कहां रहे हैं?
बैंक लोन देने तो आगे आए, उनकी कैपिटल तो बढ़ाए। सरकार के पास अगर पैसा आता है, सरकार उनकी कैपिटल एडुकेट करे। हम तो कहते हैं अगर फाइनेंशियली अगर 5% की जगह 5.5% भी अगर फाइनेंशियल डेफिसिट होता है, सरकार को इमीडिएटली बैंक की कैपिटल बढ़ानी चाहिए, ताकि बैंक की कैपिटल बढ़ेगी तो बैंक लोन देगा। तो वो सरकार वही नहीं कर रही है कि जो बढ़ाना चाहिए, कैपिटल बढ़ा रही है हमारा पैसा जमा करके? नहीं, हमारा आप पैसा उसे नहीं मानते? वो सरकार, वो बैंक का पैसा नहीं है सर, वो तो कंज्यूमर का पैसा है। कंज्यूमर आज चाहे अपना चेक लिख दे तो बैंक को देना तो पड़ेगा। सरकार कैशलेस की बात करी, जो 360 करोड़ का जो उन्होंने उदाहरण दिया पेट्रोल सेक्टर का, हाँ, तो बाकी और भी सेक्टर होगा आप लोगों का? कैशलेस का काम हमारे समझ से कैशलेस इकोनॉमी इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि उनके पास नोट की किल्लत है, नोट दे नहीं सकते और लोगों को ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे कई लोगों ने चाहिए। कहा है कि ये बात जब हम पूछते हैं तो कई लोगों ने कहा है कि इंडस्ट्री बॉडी अब तक चोरी कर रही थी, कर टैक्स चोरी कर रही थी, कैश की जरूरत क्या है जब कैशलेस हो सकता है, तो आप लोग चोरी कर रहे थे। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। इंडस्ट्री चोरी करती है कहना बिल्कुल गलत है। कैशलेस इसलिए नहीं करना चाह रही सरकार कि इससे चोरी रुक जाएगी। कैशलेस इसलिए करना चाहती है क्योंकि पैसा नहीं है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। आप क्या मानते हैं कि स्लो डाउन हो गया? क्योंकि वित्त मंत्री के जवाब में तो ये नहीं है कि सर, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा जीडीपी ग्रोथ आपका 7.6 से 7.1 हो जाएगा, और वो भी वो पुरानी, ये तो डेटा है। कई बार होता है 8% कहते हैं, 7.5%। हर इंडस्ट्री तो सामान्य नागरिक को फर्क नहीं पड़ता। सर, हर इंडस्ट्री का जो सेल्स वॉल्यूम है पिछले साल में, पिछले महीने के अंदर 15 से 25% गिरा है। ठीक है महेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग इंडस्ट्री हैं, कोई प्रोडक्ट आप बनाते होंगे, तो वो प्रोडक्ट मान लीजिए कि ऐसे भी कई बार दुनिया में मंदी की लहर चलती है तो 2-4 महीने प्रोडक्ट नहीं दिखता है, कोई इसे सामान्य रूप से समझने के लिए। तो इस दौरान 2 महीना अगर 30% 40% सेल आपका गिर गया तो आपके भीतर के ढांचे पर क्या असर पड़ता है? क्या आप नौकरियों में छटनी करने लगते हैं? क्या करते हैं आप? 2 तरह की चीजें होती हैं। हमने देखा कुछ कंपनियों ने जिनकी लार्ज वर्कफोर्स है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लोगों को ले ऑफ किया। छटनी करना 2 तरीके से होता है, लोगों को निकाल देना, सेकेंड है ले ऑफ कर देना। ले ऑफ में अंतर है, दोनों में अंतर है। ले ऑफ के मतलब अभी मेरे पास काम नहीं है, कुछ परसेंटेज सैलरी मिलेगी, आप आराम कर सकते हो, फिर शुरू होगा, फिर उसको शुरू कर देंगे। तो अभी जो कुछ हुआ है वो ले ऑफ हुआ है। ठीक है, मतलब आप लोग ऐसा तो नहीं मान सकते कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री नहीं करती होगी, क्योंकि आरटीजीएस से भी करोड़ों 3 लाख करोड़ का रोज का आदान प्रदान हो ही रहा था, तो उसमें जरूर इंडस्ट्री का ज्यादा हिस्सा होगा। जरूरी ये है रिटेल में ट्रांजैक्शन बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री तो आजकल डिजिटल को यूज करती है, बट रिटेल कंज्यूमर उसको अगर यूज करेगा तो वो कंज्यूमर वापस। आप अभी कितना, 1 महीने के बाद आप लोग कितना एक्साइटेड हैं कि जैसे सामान्य लोग, पुरंजय नहीं मानेंगे, लेकिन सामान्य लोग 50 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद कुछ शायद अच्छा होने वाला है कुछ। देखिए, तो आप लोगों के हिसाब से क्या अच्छा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज समझनी पड़ेगी, अगर बीमारी है तो उस बीमारी को निकालना पड़ेगा। अगर आपको दुनिया के साथ खड़ा होना है, अगर आप दुनिया के साथ नहीं खड़ा होना सकते तो आप एक पैरेलल इकोनॉमी चला सकते हैं। क्या दुनिया में ये गारंटी है कि जहां कैशलेस इकोनॉमी है, नहीं, हम अभी कैशलेस की बात नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद नहीं है, वहां पे करप्शन नहीं, हम अभी बात ये कर रहे हैं, या कैशलेस इकोनॉमी का ही अपनी असुरक्षा के कई कारण होते हैं जो हम लोग नहीं जानते। देखिए, कैशलेस तो आप अगर यूएसए को चले जाओ तो यूएसए में सिर्फ 40% कैशलेस है, 60% तो कैश चलता है अभी भी। अमेरिका में भी कैश, अमेरिका में चलता है। ये तो इकोनॉमी वहां की बोलती है जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। तो कैशलेस इकोनॉमी तो कोई बनी नहीं पाएगी। अमेरिका देखिए, वहां गए तो वहां की हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, और उसकी नीतियों पे चल के हम यही पढ़ते आए कि हमारे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियां बर्बाद है। तो आप खुद ही वो 60% आप कह रहे हैं कि वहां कैश से चल रहा है, ये बात सही भी है। ठीक है, तो आप कैशलेस नहीं कर सकते हैं। कैश जरूरी है सिस्टम में काम करने के लिए। गरीब आदमी है, छोटा पैसा है उसके पास, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम कर सकता है, और आदमी को सारी आपको प्रोविजंस देने पड़ेंगे करने के लिए। बट आज सरकार कैशलेस क्यों करना चाह रही है, इसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपने कहा कि कैश नहीं अभी देने के लिए, उसको जोर आ रहा है ताकि ट्रांजेक्शन शुरू हो, इकोनॉमी वापस रिवाइव हो। पर आप पे जो असर पड़ेगा वो कितना स्थायी असर होगा सर इंडस्ट्री बॉडी पे? देखिए, हम लोग ये कैसी बेचैनी है? नहीं, इंडस्ट्री में बेचैनी है कि ये भी Q3 चल रहा है, जिसको बोल रहे हैं दिसंबर में खत्म होगा। ये तो इफेक्ट हो ही गया 1.5 महीने का। Q4 जो होगा जनवरी से लेके और मार्च तक का क्वार्टर होगा, उसमें भी इफेक्ट रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर अभी वापस नहीं आएगा। पूरा पैसा सरकार दे नहीं पाएगी दिसंबर के अंदर से, कुछ कैशलेस में जाएगी, लेकिन नुकसान होगा इस चीज से। तो ये बात है। परंजय, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं कि आम जो लोग कहते हैं कि एक तरह से ये वित्त मंत्री ने जो उदाहरण दिया है, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री के जो जितने भी बड़े लोग हैं वो लोग तो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं? क्या वो सच बोल पा रहे हैं? क्या महेश गुप्ता जी ने तो काफी खोलकर इशारा किया, लेकिन बड़े लोग जो भी हैं, जो 2-4 लोग हैं बड़े लोगों में से, हाँ, मैं जो कह रहे रवीश, ये ठीक नहीं है।
हाँ। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अब दोनों लोग का, गोदरेज साहब का नाम कर रहा हूं, दीपक पारेख जी का नाम कर रहा हूं, दोनों कहा कि अर्थव्यवस्था के ऊपर एक जबरदस्त एक धक्का लगा है। आप जो भारतीय रिजर्व बैंक कहा कि 0.5% सकल घरेलू उत्पाद जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये कम होने वाले हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि 2% होगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो कहा ये दूसरी जो तिमाही है, यानी कि ये अप्रैल में जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, आप देखिए ये तीसरी तिमाही और चौथा तिमाही में क्या असर पड़ेगा। और मैं समझता हूं जबरदस्त असर पड़ेगा। एक चीज मैं बात खत्म करना चाहता हूं। देखिए 75-76 साल में जब इंदिरा गांधी, संजय गांधी उस समय नसबंदी शुरू किया था, उस समय वो बहुत लोग कहा कि हां ये देश के हित में है, हमारे जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लाना जरूरी है। मगर आज लोग मालूम है कि क्यों आपातकालीन समय के बाद मार्च 70 में इंदिरा गांधी का सरकार लोग वोट देके निकाल दिया। मैं समझता हूं एक तरह से ये जो नोटबंदी एक तरह से मोदी सरकार के लिए एक नसबंदी का प्रतीक हम लाना चाहते हैं। बहुत क्यों मैं समझता हूं कि बहुत आम आदमी के ऊपर बहुत परेशान है आज। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये मसला क्या है, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एसोचैम इंडस्ट्री की एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है, 4.5 लाख इसके सदस्य हैं, औद्योगिक इकाइयां देश भर में। सुनील कनोरिया साहब हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ हैं। सुनील सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ज्यादातर नौजवान यही जानना चाहेंगे कि ये 2 क्वार्टर की बात हो रही है अगले 6 महीने तक, और अभी इस वक्त नौकरियों पर क्या असर पड़ा है आपके औद्योगिक सेक्टर में? जा रही हैं या जाने वाली हैं या और बनने वाली हैं? सर बेसिकली क्या है कि अगर अपने एक शॉर्ट टर्म में देखें, ये जो डिमोनेटाइजेशन हुई है उसकी एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बेनिफिट है। और वो जो है कि आज लोगों का सोच आज हमारे प्रधानमंत्री ने एक झटके में बदल दिया कि आज इंडिया बदलेगा, उसे हमें जो शैडो इकोनॉमी है उसे बंद करना है, ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमी में लाना है। इसके कारण से जो ग्राउंड में बड़े उद्योगों में उतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं आती है, बिकॉज सारी ट्रांजैक्शन बड़ी कंपनी से लेकर जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में जाता है उसके नीचे लेवल में जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैश की होती है मैक्सिमम। और वहां पर जो चैलेंजेस आई हैं बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन जो डिमोनेटाइजेशन हुई है उसके बाद में जो सुनील जी, ये लॉन्ग टर्म कितने साल का होता है? लोग अपने बैंक अकाउंट खोलेंगे, उसके कारण से एक लोगों का डेफिनेटली शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आया। जी सुनील जी, ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट शॉर्ट टर्म कितने महीने का होता है और लॉन्ग टर्म कितने महीने का होता है? इसका कोई टाइम पीरियड होता है सर, या ये अनंत काल लॉन्ग टर्म होता है? कब लॉन्ग टर्म में? अच्छा, मैंने अभी पूछा कि इस वक्त नौकरियों की संभावना पर क्या असर? टाइम पीरियड नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है सर? क्या है कि ये नहीं है कि लोग नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा बात नहीं है कि लोग नौकरी से सबको हटा देंगे। प्रॉब्लम आ जाती है कि आज जो लोग टेम्पररी वर्कर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म काम करते हैं, उसको जो कैश पेमेंट करते हैं, 10 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, वहां पर जो थोड़ी बहुत चैलेंजेस आती है वो एक आज चैलेंजेस आ रही है। उसके कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ग्राउंड लेवल में है कम हुई है और उसका इंपैक्ट आएगा। अब वेदर ये 1 महीना 1 क्वार्टर में खत्म हो जाए या 2-3 क्वार्टर है, इस पर जी लोग ये डिजिटल इकोनॉमी को कैसे फास्ट तरीके से अपना ले। जो कुछ कैश सिस्टम है जो मेरा एक सवाल है, आपके ही सेक्रेटरी जनरल है, कैश मूवमेंट कर रही है सिस्टम में। मैं सवाल पे आता हूं सर। अभी मैं आपके ही सेक्रेटरी जनरल हैं DS रावत साहब, उन्होंने कहा है कि GDP 1.5 से 2% गिर जाएगी और जो हम नतीजा सोच रहे थे वो नहीं मिलने वाला है। 5 साल लग जाएगा कैशलेस होने में। ये आपके DS रावत साहब का बयान छपा। जनरल GDP जरूर कम होगी। हाँ नहीं, हमने भी जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे जो फीडबैक लिए हैं आज कई दिनों से, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है और GDP में इंपैक्ट आएगा। RBI का ये असेसमेंट है कि 0.5% आएगा। हमें ये देखना है क्या कि मैं समझता हूं कि
चांसेस हाई है कि इससे ज्यादा हो सकती है 1% भी हो सकती है 1% के ऊपर भी हो। अब इस पर निर्भर करता है, इसीलिए मैंने जो आज गवर्नमेंट को भी हमने एक रिक्वेस्ट किया है कि ये खाली जो रिफॉर्म हुई है, एक मेजर रिफॉर्म हुई है, इस पर बंद नहीं हो सकती है, इसके आगे चलकर आगे और रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। और वो अगर होती है तो इसका जो इम्पैक्ट है ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। दो चीज हमने जो कहा है, एक है कि जो टैक्स रेट्स हैं उसे कम कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इसके थ्रू अपने काफी टैक्स लोगों को टैक्स नेट में ले सर, ये तो फैसला गरीबों के लिए हुआ है ना, आप लोग कहां से टैक्स की कमी मांगने लगे? बहुत जरूरी है। पर सुनील जी, ये फैसला गरीबों को घर बनाने के लिए हुआ है, उनको अस्पताल देने के लिए हुआ है। मैं अब गरीबों का सरकार बात आपको नहीं कर रहा टैक्स हूं। देगी तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी, आपको टैक्स में छूट देगी। आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बढ़ाना है, पर सरकार ने कहा है कि वो गरीबों को सस्ता मकान देना चाहती है, स्कूल देना चाहती है। आप ये सोचिए, मैं सिंपल बताता हूं। जी नहीं, आप अगर सुने एक बात, आप एक समझिए बस बात, गरीबों के पास पैसा आएगा कैसे? जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट साइकिल होगा नहीं और हाथ में लोगों के कैश रहेगी नहीं सरप्लस, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कैसे? आप ये मुझे बताइए ना। तो उसके कारण से आज जैसे कि आप ये सोच लीजिए, अगर एक छोटा उद्योग है 10 लाख रुपया कमाता है, 5 लाख रुपया कमाता है, अगर वो सरप्लस उसके पास रहता है तो वो तो उसको फिर या तो कंजम्पशन करेगा या इन्वेस्ट करेगा ना वापस। मैंने कोई और इंडिविजुअल क्या करेगा? अगर वो आज 10 लाख कमाता है, उसका अगर टैक्स रेट कम हो जाए, आप एक अलग बात कह रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता गरीबों के लिए अलग है। सरकार गरीबों के लिए घर बनवा के देना चाहती है, उनकी जिंदगी को बेहतर करना चाहती है, स्कूल कॉलेज बनवा के देना चाहती है, अस्पताल बनवा के देना चाहती है। तो जब तक आपसे टैक्स नहीं लगी तो उसका तो घाटा हो जाएगा, फिर उसको क्या फायदा हुआ? इतने लोग आए तो अगर आपको टैक्स में छूट दे दे तो टैक्स में छूट तो वैसे नहीं, वही आप समझ नहीं रहे। सुनील जी, टैक्स में छूट का कमिटमेंट तो सरकार का पहले है ही कि 30% से हम आने वाले समय में कम करेंगे। होगी जी जी हाँ, नहीं, मैं कॉर्पोरेट टैक्स का बस बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल टैक्स का बात कर रहा हूं। बिकॉज आप ये समझिए, आज ये जो हुई है डिमोनेटाइजेशन, उसके कारण से काफी लोग जो टैक्स नहीं पे कर रहे थे, जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख कमा रहे थे, वो आज सिस्टम में आ जाएंगे। उन्हें तब टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि इतने सालों से टैक्स पे नहीं किए। उद्योगपति को भूल जाइए एक बार, बड़े बिजनेस को भूल जाइए, वहां पर आप टैक्स कर रहे हैं कि सरकार अब एक ऐसा आंकड़ा देगी कि अब इतने लाख लोग, नए लाख लोग टैक्स के नेट में आ गए हैं? क्या आप उम्मीद करते हैं? ये कैसे हम मान लिया कि लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया तो टैक्स के नेट में? मैं उम्मीद करता हूं कि टैक्स नेट में काफी लोग आए हैं। हाँ, ठीक है जी। कुछ सिग्नल ऑब्वियसली, बिकॉज उनका जो फ्यूचर का जो बिजनेस करने का तरीका है, वो पूरा बदल जाएगा। ठीक है, वो अब है ना चेक में ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंकिंग सिस्टम से ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली वो टैक्स नेट में पूरा आ जाएंगे। जी सुनील जी, बहुत ये सोचिए, एक छोटा जो शुक्रिया, मुझे काटना पड़ेगा, समय नहीं है सर, माफी चाहता हूं। ये जिस बात पे कह रहे थे सुनील जी कि नए लोग टैक्स के दायरे में आएंगे, इसे आपको तथ्यों के आधार पर देखना पड़ेगा। यह भी देखना पड़ेगा कि आपके देश में अगर 70% लोगों के पास, 60% लोगों के पास 30% कमाने के 30 रुपया रोज कमा रहे हैं या 20 रुपया रोज कमा रहे हैं, अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है, तो वो कहां से टैक्स देंगे? कौन टैक्स देगा? अब एक नया एरिया किसान ही बचा हुआ है, वहां तो वो मारा फिर रहा है, उसके पास तो पैसे चुकाने के लिए, लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है। 2-4% बड़े किसान हो सकते हैं, पर क्या वो काम तो इसके बिना भी किया जा सकता था? ब्रेक के बाद कुछ और। प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी ने करीब 40 करोड़ की अवैध नोट बदली के सिलसिले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने लेन देन में गड़बड़ी के आरोप में 27 बैंक कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया और 6 लोगों के तबादले हुए। नोटबंदी के शुरुआती दिनों में भी 13 नवंबर को हैदराबाद पुलिस ने 2 बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जो बिना आईडी प्रूफ के पैसे बदल रहे थे। और अब पंजाब में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का धुरी ब्रांच अचानक सुर्खियों में तब आया जब करीब 250 मनरेगा मजदूरों के खाते में अचानक पैसे आए और उसी दिन निकल भी गए। हमारे सहयोगी आनंद पटेल की रिपोर्ट। नोटबंदी को 1 महीना पूरा हो गया है, जनता परेशान है, बैंकों के बाहर नोट के लिए धक्के खा रही है, लाठियां खा रही हैं और कई जगह तो गोलियां भी चली हैं।
लेकिन इस नोटबंदी की आड़ में काला धन कैसे सफेद हो रहा है, इसका एक मिसाल हमें देखने को मिली है धूरी के गांव राजो माजरा में। हम इस वक्त राजो माजरा में हैं और मेरे साथ ये जो लोग खड़े हैं ये सब मनरेगा के दिहाड़ी मजदूर हैं और इनके साथ धोखा किया गया है। इन्हें छलावा दिया गया कि सरकार इनके खातों में पैसे जमा करेगी। उस लालच में इनसे वाउचर्स पर अंगूठे लगवाए गए, दस्तखत करवाए गए और उसके बाद इनकी जो पासबुक है उसमें 10,000 24,000 के काला धन डाल करके उसको सफेद करके रातों रात निकाल लिया गया। ये मेरे हाथ में 2 पासबुक्स हैं। एक ये जो पासबुक है, पहली पासबुक है हरजीत कौर की, ये भी दिहाड़ी मजदूर हैं मनरेगा की और इनके खाते से देखिए क्या घपला हुआ है। 19 तारीख को इनके खाते में 10,000 रुपए डाले गए और कुछ देर बाद ही 10,000 रुपए निकाल लिए गए। उसके बाद दोबारा 28 तारीख को 10,000 रुपए डाले गए और 28 तारीख को ही विड्रॉ कर लिए गए, यानी 20,000 रुपए का काला धन सफेद कर लिया गया। इसी तरह एक और पासबुक आपको दिखा देता हूं। ये पासबुक है प्यारा सिंह की। प्यारा सिंह भी ठगी का शिकार हुए। देखिए इनके अकाउंट में 1 तारीख को 24,000 रुपए डाले गए और 1 तारीख को ही 24,000 रुपए निकाल लिए गए। खाते में बच गए 177 रुपए। मनरेगा के दिहाड़ी मजदूर प्यारा सिंह के साथ ये कुछ हुआ। ये सारा जो गोरख धंधा है ये सामने तब आया जब बैंक के ही एक एटीएम कर्मचारी को अपनी माता का जो पासबुक है उसको अपडेट करवाने के लिए वो वहां पे गए। आप बताइए मुझे किस तरीके से ये सारा जो है मामला आपके नजर में आया? सर मेरा नाम मनजीत सिंह है। मेरे माता जी हैं, वो नरेगा में काम करते हैं, ठीक है। और जब मैं एंट्री करवाने के लिए गया बैंक में, जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है, जब मैं एंट्री करवाई तो मेरे माता जी के खाते में 28 तारीख को 28/11/2016 को 10,000 रुपया जमा हुआ है और उसी तारीख को 28/11/2016 को वो 10,000 निकला हुआ है। और मैं घर आया, अपने माता जी से बात की और ये आपके 10,000 रुपया जो खाते में है वो कहाँ से आया? तो माता जी ने बोला कि ना मैं बैंक में गई हूँ, ना मैं पैसे जमा करवाए हैं, ना निकाले हैं। और जब मैं इस बात की जांच की तो जो नरेगा में और काम करते हैं उनकी कापियों में चेक एंट्री करवाएगी तो सभी के खाते में किसी में 10,000, 24,000, 20,000। जब बैंक वालों को ये बताया कि ये कैसे हुआ, तुम्हारी माँ के खाते में पैसे कैसे आए, तो क्या जवाब था? सर बैंक वालों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। लाइनें बहुत लंबी लगी हुई थी। अच्छा, हाँ, मतलब बात भी नहीं कर रहे हैं? बात भी नहीं कर रहे हैं सर। उसके बाद तुम्हें धमकाया भी गया? सर धमकाया गया है मुझको। मैं जब रात ड्यूटी पर गया, 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती है, नाइट ड्यूटी है। 10:10 पर सफारी गाड़ी में 4 बंदे आए और मुझे धमकाने लगे, शटर खुलाने लगे, धमकी दे रहे थे। जब मैं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, मैं उनसे बात की, वो तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने आके मेरा शटर खुलाया। जब उनको देख लिया इन्होंने तो गाड़ी लेकर फरार हो गए। अच्छा जी। कौन लोग थे ये धमकी दे रहे थे? सर जो बैंक के मुलाजिम है ना, दो की जान पहचान हुई है मुझे और 2 अनपछाते व्यक्ति थे उसके साथ। ये जो शख्स है मनजीत सिंह, जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया जब इसको पहली बार पता लगा। लेकिन देखिए किस तरीके से जो दिहाड़ी मजदूर है, मनरेगा का मजदूर, उनके साथ धोखा हुआ है। 1,000 रुपए इनके खाते से भी निकाले गए हैं। हाँ? आप दिहाड़ी मजदूर हैं? हाँ जी, मजदूरी कर दे। और 10,000 रुपए एकदम से पासबुक में आ गए तो देख के तो अच्छा लगा होगा? ना, ये अच्छा नहीं लगा। जो तो जमा ही नहीं कराया, ये अच्छा कैसे लगेगा? जो जमा ही नहीं कराया, पैसा नहीं जमा कराया और निकाल भी लिए गए साथ के साथ? वो से दनी निकाल ली। अच्छा, कभी इतना पैसे आए अकाउंट में? ना जी, कदे नहीं आया। जब अंगूठा लगवाया था वाउचर पे तो क्या बोला गया था आपसे? वाउचर हिंदी जान देनी, अंग्रेजी में लिखा हुआ था। जब पंजाबी में होता था मैं पढ़ लेंदा। अच्छा, बस लाई गई, अंगूठे लाई गए बस। अच्छा, क्या बोल के लगवाया था? मोदी पैसा पाएगा थोड़ी खाते में। अच्छा, कितने पैसे बोले थे देने के लिए? उन्होंने 10,000 ही कहा थी। अच्छा, 10,000 खाते में पावांगे भी तुझे और करा दो, कापियां जमा करा लो। जो जनानी है ना वो फाड़ फाड़ कापियां रखी। अच्छा,
उन्हें लभे रख लिया सारियां कापियां तो जमा। ये स्थिति है, करीब 250 मजदूर हैं मनरेगा के इस गांव में और इन सभी के साथ यही काम हुआ है। सबसे वाउचर पे किसी से अंगूठा लगवाया गया, किसी से दस्तखत करवाए गए और सभी के खातों में इसी तरीके से हेरफेर की गई है, कहीं 10, कहीं 24, कहीं 20। हमें पता है कि केंद्रीय एजेंसियां भी जो बैंक अलग अलग बैंक है, मुख्तलिफ बैंक हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी जांच कर रहे हैं जहां भी इस तरह की शिकायतें मिली। लेकिन ये एक अपने आप में अनोखा मामला है कि किस तरीके से मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके साथ धोखा हुआ और साफ तौर पे मिली भगत के साथ, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के साथ काला धन जो है सफेद किया जा रहा है यहाँ पे। कैमरा पर्सन आरपी जायसवाल के साथ संगरूर के धुरी से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया।